स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, वेरियस डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में और पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्कोप क्या है, वेरियस कॉजेज़ या रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, और उसका इम्पैक्ट क्या, प्रभाव क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे हम जानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट औद्योगिक विवाद का तात्पर्य सेवायोजकों एवं सेवायोजकों के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो सकता है डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर और श्रमिकों के बीच, जो सेवायोजक और जो श्रमिक हैं उनके बीच में हो सकता है, और श्रमिक और श्रमिकों के बीच में किसी भी बात को लेकर मतभेद या झगड़े से है, या किसी भी व्यक्ति के नियोजन मीन्स एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट, अनियोजन या सेवा की शर्तें अथवा श्रम की दशाओं से संबंधित है, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस और लेबर की जो कंडीशंस होती है उससे रिलेटेड है। So industrial dispute means any dispute or difference between employers and employers, or employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with employment or non-employment or terms of employment or conditions of labor of any person. अब अगर हम आगे पढ़ें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्यूट होना ज़रूरी है। डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज़, निश्चित पक्षकारों के बीच में, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, एम्प्लॉयर मीन सेवायोजक के बीच में होना ज़रूरी है। सेवायोजक या श्रमिकों के बीच में हो सकता है, या श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट, विवाद का संबंध, जिसको अपन बोलते हैं रिलेशन ऑफ डिस्प्यूट। जो संबंध है वो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड होना ज़रूरी है। जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति के संबंध हो सकता है, उसका किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों से रिलेटेड हो सकता है, या श्रमिक की श्रम दशाओं से रिलेटेड हो सकता है। विवाद का मान्यता, जिसको अपन बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर डिस्प्यूट हो और उसका समाधान करने से इनकार कर दिया हो। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई डिमांड कर रहे हैं श्रमिक, और या कोई उन्हें प्रॉब्लम है, तो या उनके साथ कुछ गलत हुआ है और उन्होंने अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखी, एम्प्लॉयर्स के सामने रखी, और उन्होंने मना कर दिया, तो ये डिस्प्यूट का कारण हो सकता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की सूचना बहुत ज़रूरी है। वो सूचना लिखित या मौखिक मीन्स इन राइटिंग और वर्बल किसी भी प्रकार से दी जा सकती है, किंतु ये जो धारा 22 बनी हुई है, 22 के अकॉर्डिंग लिखित जानकारी देनी आवश्यक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लेबर एंड एम्प्लॉयर। श्रमिक और सेवायोजक के बीच में रिलेशन होना ज़रूरी है। उन दोनों के बीच में यह संबंध आपसी अनुबंध के कारण उत्पन्न होता है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जनरल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप। विवाद के किसी समूह का सामान्य हित हो। सुप्रीम कोर्ट जो है के अनुसार औद्योगिक विवाद किसी भी एक व्यक्ति की नियुक्ति, सेवा मुक्ति या सेवा की शर्तें जो होती है, अथवा जो कार्य की दशाओं से संबंधित हो सकती है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से विवाद हो, किंतु उस विवाद में श्रमिकों का एक समूह का हित अवश्य होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जब हम अगर कोई भी पर्सनल नहीं होना चाहिए कि बस मुझे ही वो चीज़ मिल जाए, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो उससे अफेक्टेड हों, ये हमें देखना है। तो विवाद का जो रिलेशन है वो किसी ग्रुप से होना ज़रूरी है। प्रेजेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय माइनॉरिटी और यूनियन। अब है कि ये जो डिस्प्यूट है वो कौन प्रेजेंट करेगा, मान्यता प्राप्त जो श्रम संघ होती है, जिसको अपन बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, या अल्पसंख्यक जो होते हैं जिसको अपन बोलते हैं माइनॉरिटी श्रम संघ द्वारा विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, विवाद कुछ कर्मचारी द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जाता है। डिस्प्यूट मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय
one person or a group of person. नेक्स्ट, डिस्प्यूट मस्ट बी रिलेटेड टू इंडस्ट्री. डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर पार्टीज़ ऑफ डिस्प्यूट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पक्षकार हैं वो क्लियर हो, स्पष्ट हो. नेक्स्ट, विवाद का जो मामला भी स्पष्ट होना ज़रूरी है. क्लियर मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, कि विवाद किस लिए वो क्लियर होना ज़रूरी है. हमें पता ही नहीं है कि हम किस लिए विवाद कर रहे हैं या किस बात के लिए मतभेद हो रहा है, हमें अगर वो क्लियर नहीं है तो ये चीज़ गलत है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मामला स्पष्ट हो. नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद कार्य मुक्त, सेवा मुक्त या छटनी किए गए श्रमिकों भी प्रस्तुत कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को हमने अपने उसके काम से हमने उसको रिलीव कर दिया है या ले ऑफ कर दिया, उसको रिट्रेंच कर दिया है या उसको रिटायर कर दिया है, वो व्यक्ति हो गया है, तो वो व्यक्ति भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रेजेंट कर सकता है. नेक्स्ट, कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र, अगर वो रेजिग्नेशन भी देकर भी औद्योगिक विवाद प्रस्तुत कर सकता है. अगर वो व्यक्ति अपना त्याग पत्र दे देता है तो वो भी व्यक्ति अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए आगे फाइट कर सकता है. नेक्स्ट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट अराइजेज. अब हम जानते हैं कि अगर ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से का रिज़ल्ट होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं और हो सकता है जो मैनेजमेंट है वो या जो एम्प्लॉयर हो वो तालाबंदी लॉकआउट कर दे. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. स्कोप में हम अगर पढ़ें तो स्कोप है प्रमोटिंग मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन. हम क्या चाहते हैं, हम इस विवाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा हो. नेक्स्ट, इंक्वायरी इनटू एनी मैटर कनेक्टेड विथ और रिलेवेंट टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिस भी मुद्दे पे हो रहा है उस पर इंक्वायरी हो और उसको सेट ऑफ करा जाए, ये इसका स्कोप है. नेक्स्ट है प्रमोटिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के द्वारा सेटलमेंट करना चाहते हैं. एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम आगे हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेरियस कमिटीज़ बनाई गई है जिसके द्वारा हम इसका एडजुडिकेशन करते हैं. नेक्स्ट है रेफरेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटी. जो भी ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटीज़ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उन कमिटीज़ द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाता है. नेक्स्ट, वॉलंटरी रेफरेंसेस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन. अब आर्बिट्रेशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. हम ये चाहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के थ्रू कि जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो इलीगल होती है वो ना हो. कॉम्पनसेशन ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन. कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को ले ऑफ कर दिया जाता है, उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, रिट्रेंच कर दिया जाता है, तो उस कारण भी क्या किया जाता है, उसकी कॉम्पनसेशन उस व्यक्ति को मिलता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण. Provisions for payment of wages from the date of award till the suit pending before court of law is decided. अब जैसे ही सेटलमेंट होता है या सेटलमेंट नहीं भी हो रहा है कि अगर एडजुडिकेशन के थ्रू या जो अथॉरिटीज़ बनी हुई उनके द्वारा अगर या कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन सुनाया जाता है तो उस व्यक्ति को ये भी प्रावधान बने गए हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ अवॉर्ड टिल द सूट पेंडिंग बिफोर कोर्ट, जब तक कोर्ट के सामने कोई डिसीजन नहीं होता है तब तक उसको वेजेस दी जाती है. प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस. अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना हो इंडस्ट्री में, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया है. अब आगे बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. कॉजेज को हम बोलते हैं कारण. क्यों होते हैं, क्या कारण है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक कॉजेज जो हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्थिक कारण. आर्थिक कारण क्या होगा, जैसे
मजदूरी है, वेजेस एंड अलाउंसेस, व्यक्ति उसको डिमांड करता है, कोई अलाउंसेस होते हैं उसके, उससे रिलेटेड वो मांगता है कि मुझे ये भत्ते मिलने चाहिए, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। बोनस, बोनस अगर एम्प्लॉयर कम देता है तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट होता है। वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी नहीं होती है, कार्यदशाएं, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट होता है। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, छटनी और काम बंदी अगर कर देते हैं तो भी डिस्प्यूट होता है। जो भर्ती की प्रणाली, किस किस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो, रिक्रूटमेंट पे क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो, वो डिस्प्यूट का कारण हो सकता है। हॉलीडेज एंड वर्किंग आवर्स जो होती है, छुट्टियां व कार्य के घंटे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल कॉजेज। लीगल कॉजेज औद्योगिक विवाद के जो वैधानिक कारण हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे डिमांड लेटर होता है, अगर वर्कर्स की कोई भी डिमांड है तो वो उस डिमांड लेटर पे लिखकर एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करते हैं। अगर एम्प्लॉयर उसको नहीं कंसीडर करता है तो और उसको मना कर देता है उस पर बातचीत करने के लिए, तो ये भी क्या कारण होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस, अनुशासनहीनता एवं हिंसा भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कारण होती है। नेक्स्ट, नॉट इम्प्लीमेंटिंग लॉ, अगर एम्प्लॉयर किसी भी कानून को अगर बनाया हो उसको क्रियान्वित नहीं कर रहा होता है तो वो भी कारण है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जिसको अपन बोलते हैं स्थायी आदेश, सेवा शर्तें या सुरक्षा उपायों की अगर अवहेलना करी जा रही होती है कि ये सारे एक्ट बने हुए हैं, ये शर्तें हैं या ये आदेश हैं, अगर उसको एम्प्लॉयर नहीं फॉलो कर रहा होता है तो ये भी डिस्प्यूट का कारण है। नॉट फॉलोइंग जुडिशियल डिसीजन, अगर कोई न्यायिक निर्णय दिया गया और एम्प्लॉयर नहीं फॉलो करता है, या कोई लेबर बार्गेनिंग किसी बात पे हो गई कि श्रम समझौता हो गया है लेकिन उसको लागू नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एंड टेक्निकल कॉजेज। मैनेजरियल एंड टेक्निकल कॉजेज में हम फर्स्ट पढ़ते हैं ग्रुप और पर्सन्स हैविंग म्यूचुअल अपोजिट इंटरेस्ट। इसमें हम बोलते हैं परस्पर विरोधी हित। जो यह माना जाता है कि उद्योग में जो पूंजीपति होते हैं एवं जो श्रमिक होते हैं, दो परस्पर विरोधी हित वाले वर्ग हैं। आज भी एक सीमा तक यह कथन सही भी है और आज भी इस मानसिकता के कारण कई उद्योगों में समुचित प्रबंध व संचालन की समस्या खड़ी हो जाती है। हम ये मानते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में क्या है, दो ग्रुप्स हैं जो आपस में हमेशा एक दूसरों के अपोजिट खड़े रहते हैं। ये एक मानसिकता बन चुकी है जिसके कारण डिस्प्यूट होता है। कर्मचारी एवं नेताओं का उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किसका, वर्कर्स का और पॉलिटिशियंस का। कमज़ोर श्रम संघ, जो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसकी श्रम संघ है वो कमज़ोर श्रम संघ है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किया जाता है। वो इतनी पावरफुल नहीं है कि जो किसी सेटलमेंट के ऊपर आ सके। नेक्स्ट, नॉट गिविंग रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियन। कभी कभी जो इंडस्ट्री होती है वो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन नहीं दे रही होती है, तो इस कारण भी डिस्प्यूट होता है। डिस्क्वालिफाइड एंड इमेच्योर लीडरशिप, अब जो लीडर हैं, जो चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के हो या ट्रेड यूनियन के, वो इतने पावरफुल या मेच्योर्ड नहीं है जो कि किसी मुद्दे को सॉल्व कर सके, तो ये भी कारण होता है। नेक्स्ट है मिसबिहेवियर ऑफ सुपरवाइज़र एंड ऑब्जर्वर। जो सुपरवाइज़र है या जो ऑब्जर्वर है वो मिसबिहेव करता है, उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं लगता है, वो भी कारण हो सकता है। जो उसका निरीक्षक का दुर्व्यवहार अगर है तो वो भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट, मैनेजर नॉट हैविंग सिंपैथी टुवर्ड्स वर्कर, अगर मैनेजर वर्कर्स की तरफ सिंपैथी नहीं रखता है या जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को अलाउ नहीं करता है टू पार्टिसिपेट इन देयर मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सेदारी नहीं देता है, सामूहिक सौदेबाजी नहीं करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करता है, या चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टेक्निक, जो भी निर्णय प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन कर देता है तो भी प्रॉब्लम आती है। या अगर अपनी लोकेशन चेंज कर रहा होता है, एक जगह से अपने एस्टेब्लिशमेंट को बंद करके दूसरी जगह खोल रहा होता है, तो भी वो कारण हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है हमारी बेरोज़गारी हो जाएगी, तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेस। स्ट्राइक अगेंस्ट गवर्नमेंट, जिसको अपन बोलते हैं सरकार विरोधी हड़तालें। जो सरकार ने अगर कोई एक्ट बना दिया है या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से
वर्कर्स को लगता है कि ये सही नहीं है तो वो सरकार के विरोध हड़ताल करते हैं, सरकारी नीति का विरोध करते हैं, जो भी पॉलिसी बनाई है उसको अपोज करते हैं। राजनीतिकों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिशियंस जो होते हैं, राजनीतिज्ञों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है कि कौन है अभी ऐसा पावरफुल जो इस मांग को मनमाने ढंग से, अगर हो सकता है वो अपने मनमाने ढंग से उसको चला रहा हो। नेताओं की गिरफ्तारी, कभी कभी क्या होता है नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है तो उसके अगेंस्ट भी हड़ताल करी जाती है। और सिंपैथी लेने के लिए भी क्या करते हैं, हड़ताल प्रारंभ कर दी जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक विवाद है उसका क्या प्रभाव होता है। प्रभाव आइदर इट विल बी गुड आइदर इट विल बी बैड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले समय की बर्बादी होती है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी देश की प्रोडक्टिविटी होती है, काम स्ट्राइक और लॉकआउट की वजह से रुक जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। हाई प्राइजेस टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हायर प्राइजेस पे करना पड़ता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लॉस ऑफ वर्कर्स को भी लॉस होता है। मेंटल उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस उनका जो काम होता है अगर उस दौरान उनको वेजेस नहीं मिलती है तो दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लेबर रिलेशन, जो लेबर और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में या एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट, बैरियर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव साबित होती है। एंड सोशल डिस्टर्बेंस, जिसको अपन बोलते हैं सामाजिक अव्यवस्था, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके फेवरेबल या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो हम देखेंगे। इम्प्रूव्स वर्कर्स यूनिटी, अब इसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से आपस में जो श्रमिक होते हैं वो यूनाइट होते हैं, वो एक साथ उनमें एकता पाई जाती है, ऐसा देखा गया है। इम्प्रूव वर्कर्स इंटरेस्ट, उनके मजदूरों के हित में भी वृद्धि होती है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उनको मौका मिलता है कि वे मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी का जो है उसके द्वारा भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो समझौते के कानून हम समझौता करते हैं और उसके द्वारा विवाद को ख़त्म किया जाता है। रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियन को भी मान्यता दी जाती है। और ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, इनकी वजह से ग्रोथ भी होती है ट्रेड यूनियन की। और सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसका भी सिंपैथेटिक बिहेवियर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसी एक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम वेरियस अथॉरिटीज़ क्या है और उनका जो कार्यविधि, उनका क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अथॉरिटीज़ ऑफ द एक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी एक्ट के तहत। थैंक यू सो मच।